शुरुआत करेंगे हम साइंस से, क्योंकि विज्ञान से ही आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, लगभग 25-30 प्रश्न। और हम पढ़ेंगे क्लास वाइज। सबसे पहले हम क्लास 6 को कवर करेंगे, फिर 7th, फिर 8th। और देखिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 6 का लेवल रहने वाला है। तो यही सारे सेम चैप्टर्स क्लास 7th में भी होंगे, 8th में भी होंगे, 9th और 10th में भी। क्लास 6 में आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा कम पढ़ते हैं, 7th में उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा आपको और ज़्यादा पढ़ाया जाता है, 8th में उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से रहने वाला है, यानी कि जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे वो क्लास 7th में डिस्कस किया गया होगा। तो हमें पढ़ना है क्लास 6 के अकॉर्डिंग ही। इससे आपकी देखिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, साथ ही आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि साइंस भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ना कि रट्टा मारने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गीजर की सहायता से पीसते हैं, पहला कथन सही है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सिप्पी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। तो दोनों ही कथन सही है। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है, तो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट या खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यानी कि जो वायु में गैसें पाई जाती हैं उनकी प्रतिशतता आपसे पूछी जा रही है। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं, बिल्कुल सही है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। देखिए इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन की अगर मात्रा की बात की जाए तो 78.09% है इसमें, और 20.95% ऑक्सीजन। यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। जो 1% बच गया उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए इस मिश्रण से बनी जो वायु है उसकी जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है, यानी कि इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है, कंबल की तरह लपेटे हुए है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको देखिए 3 कारण दे रखे हैं, बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन और संघनन। पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से किन कारणों की वजह से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर आपको जल की छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। देखिए साइंस जो आप दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ देखते हैं, वही से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपने देखा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संघनन। देखिए बाष्पन का मतलब होता है इवेपोरेशन, बाष्पोत्सर्जन का मतलब ट्रांसपीरेशन, और संघनन का मतलब कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन यानी संघनन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। जलवाष्प के इसकी द्रव अवस्था में, यानी कि जलवाष्प गैसीय अवस्था, गैसीय से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक आगे भी प्रश्न आएगा, संघनन यानी कंडेंसेशन। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन यानी कंडेंसेशन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा बाष्पन और बाष्पो उत्सर्जन दोनों से जल द्रव से बाष्प अवस्था में बदलता है। संघनन में क्या होता है, जलवाष्प से लिक्विड स्टेट में, और इसमें लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन। फिर दोनों में देखिए फ़र्क क्या है। देखिए वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, जब चैप्टर आएगा कि पौधों में श्वसन, तब हम पढ़ेंगे। तो देखिए बाष्पन कहीं भी होगा जहाँ पर पानी होगा। बाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों में, बाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन वो लिविंग टिश्यूज़ में और बाष्पन नॉन लिविंग मैटर्स पर। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी आप इनका याद रखेंगे इस प्रक्रिया में होता क्या है, ठीक। नेक्स्ट है जल चक्कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए जल चक्कर होता क्या है, जल चक्कर यानी कि जल की पानी की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना और पुनः पहली वाली अवस्था में ही लौट आना। देखिए जो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है जो एक चक्रीय वे में यानी कि सर्कुलर वे में है, इसलिए इसे जल चक्कर कहा जाता है, यानी कि चक्रीय जल चक्कर इसलिए इसे कहा जाता है। तो इसमें देखिए होगा क्या, पहले जो महासागर, समुद्र या कहीं भी झीलों में जो पानी है वो गर्म होकर जाएगा वायु में। तो गर्म होकर वायु में कैसे जाएगा, जब गर्म होगा तो उसके बनेंगे वेपर्स, क्या बनेंगे, बाष्प। यानी कि क्या होगा उसका, या तो बाष्पन के माध्यम से या बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, जिसमें भी देखिए बाष्प शब्द होगा, उस प्रक्रिया में क्या होगा, जल से क्या बनेंगे, बाष्प। तो पहला कथन इसलिए गलत है। देखिए वायु में जल कैसे जाएगा, बाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा। संघनन नहीं आएगा, संघनन से तो आपको पता है कि बाष्प से पुनः जल में आ जाता है, जल अवस्था में या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पो उत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए पृथ्वी पर जल वापस किस रूप में आता है, या तो पानी के रूप में, वर्षा के रूप में, या हिमपात के रूप में, या ओलों के रूप में। बाष्प के रूप में तो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन में तो द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में जल जाता है।
तो इसलिए दूसरा कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर वापस लौटने की बात की गई है, तो लौटेगा कैसे? जब जल बाष्प ठंडे होंगे, संघनित होंगे, तब वो जल की बूंदों का रूप लेंगे। तो इसलिए बादल भी संघनन के कारण ही बनते हैं। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत, तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है। बिल्कुल सही है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये भी सही है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ध्रुव यानी पोल, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मीन्स एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो देखिए तीसरा कथन गलत है। आपको पता है कि जो समान ध्रुव यानी कि जो सेम पोल्स होंगे, मान लीजिए एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव आप दूसरे चुंबक के भी उत्तरी ध्रुव के पास लाओगे तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ये तीसरा कथन गलत है। मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिनको चुंबक आकर्षित करती है, जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो भी पदार्थ जो चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, उनको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक से दूर भागते हैं उन्हें कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। दूर भागने मतलब कि जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा समझ लीजिए, बाकी दूर नहीं कोई भागता, तो अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो कौन सी दिशा की ओर इंडिकेट करता है? तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकता है चुंबक। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, असमान यानी कि उत्तर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अट्रैक्ट करेगा, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये भी सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। आपको पता है विद्युत स्विच जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, तभी आपकी जो लाइट है, जो बल्ब है, वो जल जाता है, पंखा ऑन हो जाता है। जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो विद्युत का प्रवाह रुक जाता है, जिससे कि लाइट बंद और पंखा भी बंद। तो इसलिए तीनों ही कथन क्या है? तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्यूमिनियम की पत्ती। पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से जो आपको चार दे रखे हैं, इनमें से कौन विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक होने का मतलब जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, करंट बह सकता है। थर्माकोल से नहीं बह सकता, वायु में भी करंट नहीं फ्लो होता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 3 और 4, क्योंकि पूछा गया जो विद्युत के चालक हैं, तो 3 और 4 राइट आंसर रहेगा। 3 और 4। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। देखिए ये सारे अलग अलग से प्रश्न बनेंगे। मैंने पहले कहा कि प्रश्न इस तरीके से बनाया गया कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो ऐसा ही बन सकता है प्रश्न आपको कि जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे। जो नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधक, और जो प्रवाहित होने देते उन्हें विद्युत चालक। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक हैं। विद्युत रोधक यानी कि अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, जबकि एल्यूमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत का चालक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। हाँ, आप कैसे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं? तो कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, फिर उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों की तरफ पहुंचता है, आपकी आंखों में आता है, इसलिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपर्युक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो परावर्तन। आपको पता है कि अगर आप शीशे में अपना प्रतिबिंब या अपनी इमेज, अपनी परछाई देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से देख पा रहे हैं कि उस पर प्रकाश पड़ रहा है, फिर वो प्रकाश आपके आंखों तक पहुंच रहा है, यानी कि इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मीटर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार किया गया है। मात्रक क्या होते हैं? यूनिट। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाहन, सरल रेखीय गति, पंखा, आवर्ती गति, झूला, वर्तुल गति। पूछा जा रहा है कि कौन से जुगम सही सुमेलित हैं? वाहन के जो मोशन होता है, वाहन देखिए जो भी
एक सीधी रेखा में गति करता है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। इसका वाहन यानी कि पहला कथन क्या है, जो पहला युग्म वो तो सही सुमेलित है। दूसरा पंखा, देखिए पंखा घूमता है गोल गोल सर्कुलर मोशन में, ना कि पीरियोडिक मोशन में, तो दूसरा कथन गलत, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक गलत ही होगा। जो झूला है वो पीरियोडिक मोशन उसका रहता है, यानी कि जो आगे पीछे उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से उसकी जो दूरी है वो सेम रहती है, तो इस प्रकार की गति को सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति सर्कुलर मोशन के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहती है। जैसे पार्कों में लगे झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि, यानी कि पहले एक अवस्था से दूसरी अवस्था, फिर पुनः उसी अवस्था में लौटना। जैसे झूला पहले आगे गया, फिर अपनी पहली वाली अवस्था में आया, फिर पीछे गया, फिर अपनी पहली वाली अवस्था में, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद भी अपनी गति को दोहरा रहा है। तो ऐसी गति को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, और इसके उदाहरण मैंने आपको सारे ही बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी पूछा जा रहा है कि केंचुए सांस कैसे लेते हैं। तो केंचुए अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी भी है, जो मांसाहारी भी है। जो शाकाहारी कौन होते हैं, जो पेड़ पौधे फल फूल खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो दोनों है, यानी कि जो पेड़ पौधे फल फूल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, यानी कि जिनमें एक साथ ए यानी कि शाकाहारी, बी मांसाहारी दोनों गुण हो उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। देखिए प्रश्न पढ़ना बिल्कुल ध्यान से, इसमें एक शब्द है पोषक। वैसे देखिए भोजन में खनिज लवण भी सम्मिलित होते हैं, विटामिन भी सम्मिलित होते हैं, आहारी रेशे मीन्स फाइबर्स भी सम्मिलित रहते हैं। लेकिन देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2, 3 नहीं होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 3 नहीं आएगा पोषक तत्वों में, क्योंकि पूछा गया पोषक तत्वों में, ऐसा नहीं पूछा गया कि भोजन में कौन क्या क्या शामिल रहता है। पोषक, क्योंकि आहारी रेशे या फाइबर से शरीर को कोई भी पोषण नहीं मिलता, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो 1 और 2। फाइबर्स का काम देखिए होता क्या, फाइबर्स का काम होता है शरीर में जो अपचा भोजन होता है उसको बाहर निकालने में मदद करना। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है, लेकिन रुक्षांश या फाइबर्स या आहारी रेशे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। तो ये था आज की वीडियो में, हमने प्रश्न डिस्कस किया, लगभग 7-8 चैप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया, और एक और वीडियो आएगी फिर हम क्लास 6 को पूरा कर लेंगे कवर, जो 2-3 चैप्टर्स बच गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, और अपनी कोई अगर राय भी दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये भी बताइएगा। क्योंकि क्लास 7th में भी हमने सेम ही चैप्टर्स को डिस्कस करना है, तो वहाँ पर इसमें जो डिस्कस नहीं कर पाए वो क्लास 7th में करेंगे, जो क्लास 7th में नहीं कर पाए वो क्लास 8th में, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास 6th के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।